नमस्कार। एक बार फिर से YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा, प्लीज आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट देखने को मिलता है। सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 5th और 6th आप मेरे ही चैनल से पढ़ेंगे। इसको आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि सारे कंटेंट पहले से बनाए हुए हैं। मैं आज सेमेस्टर 1 का भी लेक्चर सीरीज को शुरू कर रहा हूँ। आज से ही ज्ञान को जो है अर्जन करना शुरू कर दीजिए। ऐसा ना हो कि 3 साल के बाद बस आपके पास एक कागज की डिग्री हो और ज्ञान के नाम पर आपके पास कुछ ना हो। सबसे पहले राजनीति के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पॉलिटिक्स? राजनीति क्या होती है? तो पॉलिटिक्स के बिना कोई भी समाज नहीं चल सकता। पॉलिटिक्स इज इनएविटेबल इन द सोसाइटी। पॉलिटिक्स अति आवश्यक है हमारे समाज के लिए। जितना पुराना समाज है उतनी ही पुरानी राजनीति भी है। ऐसा कैसे? राजनीति कौन सा ऐसा स्पेशल काम करती है कि जितना पुराना समाज है उतनी पुरानी हमारी राजनीति है? ऐसा कौन सा खास बात है राजनीति में? तो राजनीति जो है ना, जो पॉलिटिक्स है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्टिविटी है। ये संघर्षों को जो है ना वह समाप्त करती है समाज से, या संघर्षों को समाज से समाप्त करने का काम करती है। कोई भी अगर समाज होगा ना, दुनिया का कोई भी समाज, तो वहां पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। एक से अधिक ग्रुप्स के बीच में, एक से अधिक लोगों के बीच में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा, मनमुटाव देखने को मिलेगा, लड़ाइयां देखने को मिलेंगी। लड़ाइयां आखिर होती क्यों है? क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास, संसाधन है, वह लिमिटेड है, वह एक सीमित मात्रा में है। और समाज के हर एक ग्रुप को वही संसाधन चाहिए। अगर मान लीजिए कोई संसाधन नंबर ए है, अगर व्यक्ति नंबर ए या ग्रुप नंबर 1 भी संसाधन ए को ही चाहता है, ग्रुप नंबर 2 भी संसाधन ए को चाहता है, तो लड़ाइयां होगी ना। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। और ये जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स इस संघर्ष को दूर करने का काम करेगा। पॉलिटिक्स इस संसाधन को इस तरह से वितरण करने का काम करेगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा, जिससे एक या अधिक लोगों के बीच का जो संघर्ष है उसको कम किया जाए या समाप्त कर दिया जाए। एक या अधिक लोगों के बीच में जो ग्रुप में जो संघर्ष है उसको या तो कम किया जाए या तो समाप्त किया जाए। इसीलिए डेविड ईस्टन ने बहुत फेमसली कहा है कि पॉलिटिक्स इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज। पॉलिटिक्स जो है वह संसाधनों का बंटवारा है। जो अथॉरिटी होती है वह संसाधन को इस तरह से बांटती है समाज में, जिससे समाज में जो संघर्ष है, जो टकराव की स्थिति है, वह समाप्त हो जाए। और जब समाज से संघर्ष या टकराव की समाप्ति होगी या वह कम होगा, तब समाज सही से फंक्शन कर पाएगा। तो राजनीति का क्या काम है? टकरावों को दूर करना, जो कॉन्फ्लिक्ट है समाज में उसको दूर करना। सो देयर फॉर द पॉलिटिक्स इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने वाली एक्टिविटी है पॉलिटिक्स। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्टिविटी, दिस इज द पॉलिटिक्स। अब अगर आपको समाज में कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर कर पाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट को वही दूर कर पाएगा जिसके पास पावर होगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी और पावर दोनों में फर्क होता है, इसको समझिए। पावर क्या होता है? पावर होती है शक्ति, अथॉरिटी होता है सत्ता। शक्ति और सत्ता में क्या फर्क है? तो पावर जो है ना, वह ऐसा क्षमता होता है, ऐसा एबिलिटी होता है जिससे आप दूसरों के व्यवहारों में बदलाव ला सकें। Power is the ability or capacity by which you can change the behavior or you could influence the other person or other group of the person in society। लेकिन पावर तो क्रिमिनल्स के पास भी होता है। क्रिमिनल्स भी आपके बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। तो सरकार और क्रिमिनल्स में क्या फर्क हुआ? तो क्रिमिनल्स के पास सिर्फ और सिर्फ पावर है, लेकिन सरकार के पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब पावर प्लस लेजिटिमेसी। पावर और साथ ही साथ सरकार के पास वैधानिकता है। आपने उस पावर को लेजिटिमाइज किया है, आपने उसको कंसेंट दिया है, आपने कहा है कि ठीक है, आप हम पे पावर का इस्तेमाल करें, हम आपको इसकी अनुमति देते हैं। आप सरकार को स्वयं से चुनकर सरकार के हाथ में पावर देते हैं, और साथ ही आप अपना कंसेंट भी देते हैं, लेजिटिमेसी भी देते हैं कि आप अथॉरिटी के माध्यम से आप हमारे व्यवहारों को बदल सकें। इसीलिए पावर
जो है वह सिर्फ एक ऐसा एबिलिटी है जिससे आप दूसरों के व्यवहारों को चेंज कर सके, लेकिन अथॉरिटी ऐसा पावर है जिसके पास लेजिटिमेसी है, जिसको वैधानिकता प्राप्त है, जिसे कानूनन तौर पर लोगों ने ही अनुमति दे रखी है। तो सभी लोग जो हैं वह पावर या अथॉरिटी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर पावर या अथॉरिटी नहीं होगा तो ये आप संसाधनों का बंटवारा कैसे कर पाइएगा? मान लीजिए अगर 100 रुपए के लिए अगर आपके और आपके भाई में ए और बी, आप और आपके भाई हैं, दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है कि 100 रुपए को कैसे बांटना है। आप बोल रहे हैं नहीं हमको 80 चाहिए, आपका भाई बोल रहा है नहीं नहीं हमको 80 चाहिए, तुम 20 रखो, ज्यादा काम हम किए हैं। अगर आप लोग कोई काम कर रहे होंगे तो ये जो बंटवारा है ये तो अभी संघर्ष की स्थिति है। राजनीति इस संघर्ष की स्थिति को ठीक करेगी, पर कौन ये संघर्ष की स्थिति को ठीक कर सकता है? जिसके पास अथॉरिटी होगा। कोई राह चलता व्यक्ति अगर आकर अगर आपको और आपको दोनों को, आप दोनों भाइयों को समझाने का काम करे कि अरे देखो ना, तुम भी 50 रख लो, तुम भी 50 रख लो, या तुम 60 रख लो, तुम 40 रख लो, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे तुम कौन होता है हमको समझाने वाला, चल चुपचाप से निकल जा। तुम्हारी बात हम क्यों माने? क्योंकि उस व्यक्ति के पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पिताजी अगर आपके सामने आए और आपके पिताजी अगर इसी बात को बोलने की देखो दोनों 50-50 रख लो और काबिल मत बनो, अगर नहीं बात समझ में आता है तो हम दूसरे तरीके से तुमको समझाते हैं, तो फिर आपकी हिम्मत कि आप उनके बात को टाल सकें? तो ये जो स्टेट है, ये जो राज्य है, ये जो गवर्नमेंट है, उसके पास ही अथॉरिटी है वितरण करने की, उसके पास पावर है वितरण करने की। आप उसकी ही बात मानते हैं, आपने उसको चुना है, आपने उसको अथॉरिटी दे रखी है। तो राजनीति में लोग जो है ना पावर भी सीख करने का काम करते हैं, क्योंकि बिना पावर के आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी, और बिना अथॉरिटी के आप संसाधनों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। और जब आप संसाधनों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे तो आप फिर राजनीति नहीं कर पाएंगे। राजनीति मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी कभी राजनीति को कहा जाता है स्ट्रगल फॉर पावर। पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। शक्ति का संघर्ष है, और शक्ति का संघर्ष लाजमी है, शक्ति का संघर्ष होगा। क्योंकि अगर आपके पास शक्ति नहीं तो आप संसाधनों का बंटवारा कैसे करेंगे? सरकार कैसे करेगी संसाधनों का बंटवारा? ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो यहां से आपको राजनीति का मतलब क्लियर हो गया होगा। यहां से मैंने दो कॉनोटेशन आपको बताया राजनीति के। सबसे पहला कॉनोटेशन बताया कि राजनीति संघर्षों को समाप्त करने में, कम करने में मदद करती है। राजनीति शक्ति का संघर्ष भी है, क्योंकि बिना शक्ति, बिना अथॉरिटी के हम संसाधनों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। अब चलिए इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, ये बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए। तो जब से समाज एग्जिस्टेंस में आया तब से राजनीति आई, क्योंकि जैसे ही समाज एग्जिस्टेंस में आया संघर्ष हुए, हम सब जानते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा इंट्रोडक्शन में अगर आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पॉलिटिक्स तो हम समझ गए क्या होता है। अब पॉलिटिक्स समझ गए तो दो और टर्म को समझते हैं, पॉलिटी क्या होता है और पॉलिटिकल क्या होता है। तो ह्यूमन बींग्स है ना, सोशल एनिमल है, सामाजिक एनिमल है। जो ह्यूमन बींग है सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी कहाँ रहेगा? समाज में रहेगा। और समाज को बेहतर तरीके से चलने के लिए समाज में कुछ कुछ संगठन बनाए हुए हैं, कुछ संस्थाएं हैं। परिवार एक संस्था है हमारे समाज में, विद्यालय जो हमारे हैं वह एक संस्था है, जो स्कूल्स हैं, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है वह भी एक संस्था है हमारे समाज में। उसी तरह से पॉलिटी भी एक संस्था है हमारे समाज में, जो कि समाज को बेहतर तरीके से फंक्शन करने में, क्रिया करने में मदद करती है। हर एक संस्था, हर एक संगठन, एवरी इंस्टीट्यूशन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम स्पेशल पर्पस। सबका कुछ ना कुछ स्पेशल पर्पस होता है। फैमिली क्या करती है? आपको पालने का काम करती है, आपको बढ़ाने का काम करती है। स्कूल आपको पढ़ाने का काम करता है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के अपने कुछ स्पेशल काम है। उसी प्रकार पॉलिटी का भी स्पेशल काम है, और पॉलिटी बहुत ही खास है। पॉलिटी खास इसलिए है क्योंकि पॉलिटी में आपको पावर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। तो पॉलिटी होता क्या है? तो पॉलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है
मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक होल कम्युनिटी है, एक पूरा एक कम्युनिटी, एक कोई समाज ले लेते हैं। इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रहेंगे, तो डॉट से मैं बहुत सारे लोग बना देता हूँ। तो पॉलिटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स और रेगुलेशन बनाता है कम्युनिटी के लिए। जितने भी लोग हैं उन सब के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा, और उस रूल्स और रेगुलेशन को जो है मानना पड़ेगा। ये कमांड करेगा, पॉलिटी आपको कमांड करेगा कानून बना के, रूल्स रेगुलेशन बना के, और आपको उसको मानना पड़ेगा। इसीलिए जो पॉलिटी है पावर रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है। और साथ ही साथ पॉलिटी जो है ये पूरे कम्युनिटी के लिए डिसीजन भी लेता है। तो पॉलिटी एक बहुत ही खास ऑर्गेनाइजेशन है जो कि होल कम्युनिटी के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, और जितने भी मेंबर हैं कम्युनिटी के उसके बदले जो है डिसीजन भी लेता है उसके बिहाफ पर, ताकि इन होल कम्युनिटी का अच्छे तरीके से फंक्शनिंग हो सके। ये चीज आपको समझ में आया? तो पॉलिटी इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, और पॉलिटिक्स भी डिसीजन मेकिंग से ही रिलेटेड था। हम डिसीजन ही तो ले रहे हैं, जब संसाधनों का बंटवारा कर रहे हैं तो वहां फैसला ही हो रहा है। वहां हम डिसीजन ले रहे हैं कि अरे तुम 60 रुपए रखो, तुम 40 रुपए रखो। पिताजी क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। डिसीजन हम हर एक पथ पर लेते हैं, और डिसीजन हमेशा हम अपने लाइफ में लेते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो पॉलिटी क्या है? पॉलिटी एक स्पेशल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजाइन किया गया है रेगुलेट करने के लिए पूरे के पूरे कम्युनिटी को। ये पूरे कम्युनिटी के बिहाफ पर रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, जिससे पूरे मेंबर्स जो हैं कम्युनिटी के वह गाइडेड होते हैं, और पूरे कम्युनिटी के बिहाफ पर ये डिसीजंस भी लेता है। अब आपको नहीं लगता कि पूरे कम्युनिटी को चलाना बहुत आसान काम नहीं है? पूरे कम्युनिटी को रेगुलेट करना, उसके लिए कानून बनाना, उसके लिए डिसीजन लेना एक व्यक्ति का तो काम नहीं लगता है ना। इसके लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे कंपोनेंट चाहिए आपको, बहुत सारे एट्रीब्यूट चाहिए, बहुत सारे आपके एलिमेंट्स होने चाहिए पॉलिटी के। इसीलिए पॉलिटी के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से पॉलिटी के कंपोनेंट्स हैं? तो राज्य पॉलिटी का कंपोनेंट है। तो पॉलिटी एक बड़ा सा वर्ड है। पॉलिटी इज द ग्रेटर कॉन्सेप्ट, एंड विद इन दिस पॉलिटी देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अंदर में स्टेट हो गया, स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर में लीडर्स हैं, लीडर्स हैं अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सब के सब पॉलिटी के पार्ट हैं। एवरीथिंग, state, government, police, administration, leader, political parties, they all are related to polity. They all are the component of polity. क्योंकि ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? पूरे कम्युनिटी के लिए डिसीजन ले रहे हैं, पूरे कम्युनिटी के लिए रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हैं। क्योंकि पॉलिटी जो है वह एक मात्र ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब काम नहीं कर सकती, इसीलिए पॉलिटी के कुछ अंग भी हैं। और पॉलिटी के ये सब मैंने अंग आपको बताए, स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, लीडर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन। और जितना भी चीज पॉलिटी से रिलेटेड है उसको पॉलिटिकल बोला जाता है। पॉलिटी से रिलेटेड जो भी चीज आप पाएंगे उसको पॉलिटिकल कहते हैं। देन व्हाट इज पॉलिटिकल? पॉलिटिकल, अगर स्टेट से रिलेटेड कोई भी चीज आप पाए, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज आप पाए, पॉलिटिकल पार्टी से, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उसको पॉलिटिकल कहते हैं, राजनैतिक। तो जो भी पॉलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, एनीथिंग विच इज रिलेटेड विथ पॉलिटी इज पॉलिटिकल। आपको ये जरूर समझ में आया होगा, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि पॉलिटिक्स क्या है। तो पॉलिटिक्स एक सोशल एक्टिविटी है जो कि कहाँ परफॉर्म हो रहा है? तो पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी है जो कि इस पूरे पॉलिटी में हो रहा है। ये तो पूरा का पूरा पॉलिटी हो गया, बड़ा एक पॉलिटी का बहुत सारा अंग मैंने बताया। और इस पॉलिटी में जिसमें बहुत सारे लोग भी रह रहे हैं, इसमें एक एक्टिविटी है, तो एक क्रियाकलाप है। पॉलिटिक्स कोई ऐसा टेंजिबल थिंग नहीं है जिसको आप छू लीजिएगा कि अच्छा ये राजनीति है। जैसे आप पुलिस को देख सकते हैं, आप राजनीति को देख नहीं सकते हैं, है ना, इनटेंजिबल है, इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्रियाकलाप है जो कि इस पॉलिटी के अंदर होता है। और इस क्रियाकलाप, इस एक्टिविटी का क्या मकसद है? इस एक्टिविटी का मकसद है डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट, उन सबको दूर करना, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में पीछे बताया है।
अब आगे आ जाते हैं। ये जितने भी टर्म हैं, पॉलिटी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, ये सब के सब आपके ग्रीक वर्ड पॉलिस से डिराइव होते हैं। पॉलिस का मतलब क्या है? पॉलिस का मतलब है ग्रीक सिटी स्टेट। जो प्राचीन में जो यूनानी सभ्यता थी उसमें छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, बहुत ही छोटे छोटे, जहां मुश्किल से 4,000 5,000 लोग रहा करते थे एक सिटी स्टेट में, बड़ा नहीं हुआ करता था। सबसे मैक्सिमम बड़ा भी सिटी स्टेट हुआ करता था तो उसमें 10 से 15,000 लोग रहा करते थे। तो छोटे छोटे जो राष्ट्र राज्य हुआ करते थे उस समय, ग्रीक सिटी स्टेट हुआ करते थे उस समय, तो उसी को पोलिस बोला जाता है ग्रीस भाषा में। और वहीं से ये सब वर्ड डिराइव हुए हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, ये पॉलिटी, जितने भी वर्ड्स हैं। अब ग्रीक सिटी स्टेट तो आप समझ गए क्या होता है। ग्रीक सिटी स्टेट का कुछ कुछ यूनिकनेस है। मैक्सिमम ग्रीक सिटी स्टेट में, मैं सब ग्रीक सिटी स्टेट नहीं बोल रहा हूँ, बाद में आप प्लेटो एरिस्टोटल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैक्सिमम ग्रीक सिटी स्टेट में डेमोक्रेसी हुआ करता था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करता था। मैक्सिमम ग्रीक सिटी स्टेट का एक ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव था, प्रोवाइडिंग द गुड लाइफ फॉर द कम्युनिटी। एक बेहतर जीवन प्रोवाइड करना अपने पूरे के पूरे समूह को, जितने भी लोग वहां समूह रह रहे थे उनको एक बेहतर जिंदगी प्रोवाइड कराना। और यहाँ जब मैं समूह कह रहा हूँ तो समूह में सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र पुरुष ही आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि प्राचीन जमाने में दास प्रथा जो है प्रचलित थी। तो जो दास हुआ करते थे ग्रीक सिटी स्टेट में, उसको किसी वस्तु के तरह माना जाता था, उसको एक व्यक्ति के तरह माना ही नहीं जाता था। तो जब हम कह रहे हैं गुड कम्युनिटी मीन्स गुड लाइफ फॉर कम्युनिटी, दिस वाज द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। ग्रीक सिटी स्टेट का ये पर्पस था, या वहां जो डेमोक्रेसी था उसका ये पर्पस था कि लोगों को एक बेहतर जिंदगी प्रोवाइड कराना। तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जो कि फ्री मैन थे। अगर वे फ्री मैन नहीं थे, जो तो जो मतलब स्लेव थे, तो स्लेव लोग तो इसमें इंक्लूड ही नहीं होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दास प्रथा वहां थी एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में। अब इसका यूनिकनेस क्या था? तो यूनिकनेस ग्रीक सिटी स्टेट का ये था कि सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। पॉलिटिक्स जो है वह प्राइवेट स्फीयर में भी था और पब्लिक स्फीयर में भी था। मतलब प्राइवेट और पब्लिक में कोई डाइकोटोमी नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। जो एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट थे, जो पॉलिटिक्स वहां हुआ करता था, जो राजनीति हुआ करता था, वह आपके प्राइवेट अफेयर को भी मैनेज करता था और पब्लिक अफेयर को भी। आज आपके प्राइवेट अफेयर को स्टेट जो है, पॉलिटिक्स जो है, वह मैनेज नहीं करता है। आप कौन से धर्म को फॉलो करना चाहते हैं ये मैनेज नहीं करता। आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं ये मैनेज नहीं करता स्टेट। आप किससे विवाह करना चाहते हैं ये सब प्राइवेट एक्टिविटी है। तो आज के मॉडर्न स्टेट में आपको डाइकोटोमी देखने को मिलेगा, प्राइवेट और पब्लिक डाइकोटोमी। प्राइवेट जो आपका निजी जीवन है उससे राजनीति दूर है, तब तक दूर है जब तक उस आपके प्राइवेट अफेयर से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा नहीं है। तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर को कोई खतरा नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो प्राइवेट स्फीयर में आज भी सरकारें हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन जब तक लॉ एंड ऑर्डर को खतरा ना हो तब तक प्राइवेट जीवन में आपको जो करना है आप करें, आपको कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन पब्लिक जो स्फीयर है आपका, जो आपका एक तरह से पब्लिक आयाम है, उसको सरकार रेगुलेट करती है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। वहां प्राइवेट और वहां पब्लिक स्फीयर पूरा का पूरा एक होल हुआ करता था। आप एरिस्टोटल के बारे में जानते होंगे कि जो ह्यूमन बींग्स होता है, ये आपको अभी अगर बताऊंगा सेमेस्टर 1 के बच्चों को तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए छोड़िए एरिस्टोटल के बारे में, ये सेमेस्टर 5 में लेक्चर है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। तो ये समझ में आया कि वहां जो ग्रीक सिटी स्टेट था वहां पे प्राइवेट और पब्लिक में कोई डिस्टिंक्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के मॉडर्न स्टेट में प्राइवेट और पब्लिक में डिस्टिंक्शन है, डाइकोटोमी है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद पॉलिटिक्स के तीन मतलब होते हैं, तीन टर्म होते हैं, तीन कॉनोटेशन होते हैं। पॉलिटिक्स जब हम कहें तो उससे तीन अर्थ निकलता है। एक अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो अभी हम पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे कि पॉलिटिक्स जो है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उसका काम क्या होता है। तो समाज में जो आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो आपके संघर्ष हैं, उसको दूर करना, उसको रिजॉल्व करना, ये जो प्रक्रिया होती है, जो एफर्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, उसको ही पॉलिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। लीडर्स के द्वारा जो एफर्ट किया जाता है,
लेकिन लीडर्स पॉलिटिकल एक्टिविटी के द्वारा सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को दूर नहीं करते, वह कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट भी करते हैं। ये देखो मैंने क्या बोल दिया। लीडर्स जो है ना, वह पॉलिटिकल एक्टिविटी के द्वारा संघर्षों को दूर नहीं करते, बल्कि कभी कभी तो संघर्षों को पैदा भी कर देते हैं, और इस तरह से संघर्षों को पैदा करते हैं जिससे उनको शक्ति के संघर्ष में मदद मिले। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आज कोई देश में सरकार है, तो समाज में अगर दो ग्रुप हैं, तो समाज में दो ग्रुपों के बीच में ऐसा संघर्ष वो सरकार पैदा कर देगी कि जिससे उसको शक्ति को प्राप्त करने में मदद मिले। हो सकता है कि कोई ऐसी सरकार हो जो कि दो धर्मों में लड़वा दे। अब ब्रिटिश को आप ध्यान में रखिए, आज की सरकार को भी देख सकते हैं। ब्रिटिश को आप ध्यान में रखिए, ब्रिटिश क्या करते थे, तो ब्रिटिश हिंदू और मुस्लिम में लड़वा देते थे। तो दो ग्रुप के बीच में इन्होंने संघर्ष पैदा कर दिया। ये भी राजनीति है भाई, पॉलिटिकल एक्टिविटी है। दो ग्रुप के बीच में संघर्ष पैदा कर दिया। और क्यों संघर्ष पैदा किया? ताकि उनको अपना शक्ति को कायम रखने में मदद मिले, उनको शक्ति के संघर्ष में मदद मिले। तो कभी कभी पॉलिटिकल एक्टिविटी से संघर्षों को इस प्रकार उत्पन्न किया जाता है कि पावर गेन करने में, शक्ति को हासिल करने में मदद मिले। तो मेन जो पॉलिटिक्स के आसपास जो चीज हमेशा आपको पूरे सेमेस्टर घूमता दिखाई देगा, वह है पावर। पावर और पॉलिटिक्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसके पास पावर है वह राजनीति कर सकता है, अगर आम भाषा में भी अगर इस चीज को हम देखें तो। लेकिन आम तौर पर पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है, वह संघर्षों को दूर करने का समाज में काम करती है। और राजनीति का सबसे अहम काम यही है जो कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया। अब पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है? तो जो लोक नीतियों का निर्माण होता है ना, वह पॉलिटिकल प्रोसेस से ही होता है। जो पब्लिक पॉलिसीज हैं, जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, वो जो बनाए जाते हैं, उसी को पॉलिटिकल प्रोसेस कहा जाता है। तो जो फॉर्मुलेशन होता है पब्लिक पॉलिसी का, और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनको लागू करने की क्रिया है, उसको ही पॉलिटिकल प्रोसेस कहते हैं। अब ये पब्लिक पॉलिसी कैसे बनते हैं? तो ये जो पब्लिक पॉलिसी है, ये इंटरैक्शन से बनते हैं। किसके बीच में इंटरैक्शन? तो या तो सोशल ग्रुप जो हमारे समाज में प्रेजेंट हैं, उनके बीच में इंटरैक्शन होगा, सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बीच में इंटरैक्शन हुआ। या दूसरा इंटरेक्शन होगा पॉलिटिकल लीडर और पब्लिक ओपिनियन के बीच में। तो सोशल ग्रुप जो है ना, वह इनपुट देने का काम करता है कि देखो हमें इस प्रकार की लोक नीति चाहिए। आखिर सरकार को कैसे पता चलता है कि क्या लोक नीति बनाना है, क्या पब्लिक पॉलिसी बनाना है? अरे भाई, समाज ही तो बताता है कि क्या लोक नीति बनाना है। समाज ही तो बताएगा कि पानी की कमी है, कि बिजली की कमी है, कि क्या कमी है समाज में, क्या दिक्कत है। तो इसीलिए सोशल ग्रुप है, बहुत सारे सामाजिक समूह है हमारे समाज में। सामाजिक समूह जो है वह आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इससे सरकार तक आवाज पहुंचती है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हमारे पार्लियामेंट हो गए, हमारे एग्जीक्यूटिव हो गए, वह अलग अलग पब्लिक पॉलिसी लेकर, लोक नीतियां लेकर हमारे समक्ष खड़े होते हैं। तो ये लोक नीतियां कैसे बनती हैं? जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक एक परस्पर संबंध नहीं होगा सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तब तक कैसे बनेगी पब्लिक पॉलिसी? ये इंपॉर्टेंट बात है। या कभी कभी पॉलिटिकल लीडर और पब्लिक ओपिनियन पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, लीड कर लेते हैं। कभी कभी जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनका जो मैनिफेस्टो है, वो पूरा का पूरा पब्लिक ओपिनियन पर ही निर्धारित होता है, उसी पर आधारित होता है। पब्लिक ओपिनियन ही निर्धारण करते हैं कि क्या मैनिफेस्टो बनेगा किसी भी पार्टी का। तो पहला तो पॉलिटिक्स का कोनोटेशन है पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो कि मैंने आपको समझा दिया था पहले स्लाइड में, कि संघर्षों को दूर करने का काम करता है समाज में। समाज में संघर्ष क्यों है? क्योंकि संसाधन जो है वह सीमित मात्रा में है, और सभी लोगों को संसाधन चाहिए, इसीलिए आपस में संघर्ष हो जाता है। और जब तक संघर्ष रहेगा समाज में, तब तक समाज सही से फंक्शन नहीं कर सकता। और राजनीति का काम होता है समाज में संघर्ष को जो है वो थोड़ा समाप्त करे, पूरी तरह से मतलब समाप्त कर दे या कम कर दे। पॉलिटिकल प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। यूजुअली ये आमतौर पर कैसे होता है? तो इंटरेक्शन होता है सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बीच में, या पॉलिटिकल लीडर या पब्लिक ओपिनियन के बीच में।
अब पॉलिटिकल पावर तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पॉलिटिक्स का एक और मायने होता है पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर क्या होता है? एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है, एबिलिटी है, जिससे एक व्यक्ति पर प्रभाव डाला जा सके और उसके जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाया जा सके, उसको प्रभावित किया जा सके, या किसी एक समूह पर प्रभाव डाला जा सके और उसके बिहेवियर को चेंज कराया जा सके। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिक्स में स्ट्रगल ऑफ पावर जो है इनहेरिट होता है, स्ट्रगल ऑफ पावर है ही है। और जब तक स्ट्रगल ऑफ पावर नहीं होगा, जब तक पावर नहीं होगा, तब तक अथॉरिटी नहीं होगी। अथॉरिटी नहीं होगी तो समाज में जो भी आपके समस्याएं हैं उसका निदान नहीं हो सकता है, क्योंकि आप फिर समाज उसका बात क्यों मानेगा जब उसके पास पावर नहीं होगा, अथॉरिटी नहीं होगा, तो बात ही नहीं मानेगा ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई राह चलता दो भाइयों को समझा तो नहीं समझेंगे, लेकिन पिताजी का बात वो मानेंगे। तो ये चीज आपको समझना है यहाँ पे। अब पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, शॉर्ट में कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। अब पहले तो सिद्धांत का बात कर लेते हैं कि सिद्धांत होता क्या है। तो सिद्धांत एक आपका सिस्टमेटिक नॉलेज है, एक ढांचागत ज्ञान है। जो सिद्धांत जो होता है कोई भी सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। और कोई भी सिद्धांत जो है ना एक ही काम करता है, कॉजल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। क्या काम करता है भैया? तो कॉजल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है। मतलब अगर कोई क्रिया हो रही है, अगर कोई आपका एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उस एक्शन का क्या कारण है, कॉज क्या है, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब कारण क्या है और उसके प्रभाव या परिणाम क्या होंगे। तो यही थ्योरी का मेन काम होगा। साइंस का एग्जांपल देखें एक बार। तो साइंस का एग्जांपल देख लेते हैं ना। एग्जांपल के तौर पर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक एक्शन है, माने ऊपर में आप बॉल को फेंकिएगा, ऊपर में अगर आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर बॉल फेंकिएगा, बॉल नीचे जमीन की ओर आएगा। तो अब इसका कॉजल रिलेशनशिप को क्या समझाएगा? तो एक फिजिक्स का थ्योरी है, सिद्धांत। कौन सा थ्योरी? तो वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बताएगा कि कॉज क्या है इस एक्शन का। तो कॉज क्या है एक्शन का? तो भाई धरती जो है, किसी चीज के पास जिसके पास मास होती है वह चीजों को अपनी तरफ खींचता है, जिसके पास मास होता है वह चीजों को अपनी तरफ खींचता है। और इसका प्रभाव क्या है भाई? कि कोई भी चीज को ऊपर अगर फेंकोगे तो उससे चीजें नीचे आएंगी। तो इस तरह से आप थ्योरी को समझ गए। थ्योरी किसी भी कार्य का, किसी भी क्रिया का कॉज मतलब कारण और परिणाम बताने का कोशिश करता है। उसी प्रकार से पॉलिटिकल थ्योरी ढांचागत ज्ञान है, ढांचागत नॉलेज है, सिस्टमेटिक नॉलेज है। कौन सा काम कर रहा है ये सिस्टमेटिक नॉलेज? तो ये कोई पॉलिटिकल फिनोमिना का कॉजल रिलेशनशिप बता रहा है। कोई पॉलिटिकल फिनोमिना घटा, पॉलिटिकल फिनोमिना घटा भाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कर दिया, पॉलिटिकल फिनोमिना था। युद्ध जो है ये राजनीतिक घटना है, फिनोमिना माने घटना। तो पॉलिटिकल फिनोमिना राजनीतिक घटना, युद्ध राजनीतिक घटना है। या करगिल का युद्ध हो गया, राजनीतिक घटना घट गई। भाई हिटलर का एग्जाम्पल पे ही रह रहे हैं, तो राजनीतिक घटना हो गया भाई, है ना। अब राजनीतिक घटना हुआ तो अब पॉलिटिकल थ्योरी ये काम करेगा, बताने का कोशिश करेगा कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध जो कि एक राजनीतिक घटना है, इसके क्या क्या कारण थे, व्हाट वेयर द कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसके क्या क्या परिणाम हुए। तो कोई भी थ्योरी जो है ना वह कारण और परिणाम बताने की कोशिश करती है, और पॉलिटिकल थ्योरी जो है वह राजनीतिक घटनाओं के कारण और परिणाम को बताने की कोशिश करती है, जिससे आप समाज को बेहतर तरीके से समझ सकें, आपको समाज का ज्ञान हो। जब हम फीचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अगले लेक्चर में करेंगे तो इसके बारे में भी अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो यही चीज होता है पॉलिटिकल थ्योरी। अब आप जितने भी यहाँ पे कोटेशन देखिएगा, जॉर्ज एच सबाइन का देख लीजिए, एंड्रो हेकर का देख लीजिए, कुल मिलाकर बतवा सब एके बोलेगा। थोड़ा मैं भी झारखंड से हूं तो खान सर वाला थोड़ा सा रूप ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक ही चीज पर सब इंफसाइज करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है, कोई भी प्रॉब्लम का कॉज एंड इफेक्ट बताने का कोशिश करती है। कॉज मतलब कारण, और परिणाम जिससे हम आज के दुनिया को सही से समझ सकते हैं, हमारी समझ बढ़ेगी। तो यही पॉलिटिकल थ्योरी होता है मेरे भाई। अब पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर कैसा होता है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका प्रकृति कैसा होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का तीन
अगर पॉलिटिकल थ्योरी के प्रकृति को समझना है तो हम लोगों को तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, तीन स्टेटमेंट समझनी पड़ेंगी। एक इंपीरिकल स्टेटमेंट होता है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट होता है, एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट होता है। इंपीरिकल स्टेटमेंट जो है ना, वह ऑब्जर्वेशन, जो आप चीजों को देख रहे हैं उसके हिसाब से आप चीजों को बताते हैं। तो इम्पीरिकल स्टेटमेंट जो है ना, हमारे सेंसेस, हमारे ज्ञान इंद्रियों से प्रभावित होता है। हम जो चीज को देखते हैं, सुनते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को हम इम्पीरिकल स्टेटमेंट में रखते हैं। तो इम्पीरिकल स्टेटमेंट इम्पीरिकल अप्रोच को फॉलो करता है। इम्पीरिकल अप्रोच क्या होता है? सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। इंपीरिकल अप्रोच क्या होता है? जो कि अनुभवों पर आधारित हो। इंपीरिकल अप्रोच ये बताने की काम करेगा, ये बताने का कोशिश करेगा कि क्या है, व्हाट इज इंपीरिकल अप्रोच। ये फैक्ट को बताने की कोशिश करता है कि अभी क्या है, अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है। ये नहीं बताएगा कि क्या होना चाहिए। इवैल्यूएटिव अप्रोच जो है, जो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है, ये नॉर्मेटिव अप्रोच पर होता है। ये किस चीज पर बना होता है? नॉर्मेटिव अप्रोच पर बना होता है। नॉर्मेटिव अप्रोच ये नहीं बात करता, जो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है ये नहीं बोलेगा कि क्या है। अभी मान लीजिए आप चुनाव की जो भारत की स्थिति देखिएगा, तो अगर पॉलिटिकल थ्योरी तैयार कर रहा है और उसमें अगर इंपीरिकल स्टेटमेंट देखेगा, तो अभी बताएगा क्या है भारत के चुनाव में। तो पैसों का उपयोग होता है, यहाँ मसल पावर का उपयोग होता है, करप्शन है चुनाव में। तो क्या है ये चीज कौन बताएगा? इंपीरिकल स्टेटमेंट। लेकिन इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट क्या बताएगा? क्या होना चाहिए? पैसों का उपयोग नहीं होना चाहिए, मसल पावर का उपयोग नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो ये सब चीजें बताएगा। व्हाट शुड बी। तो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट बात करता है व्हाट शुड बी का, क्या होना चाहिए। और इंपीरिकल स्टेटमेंट बात करता है क्या है। और लॉजिकल स्टेटमेंट जो है वह रीजनिंग पर आधारित होता है। रीजनिंग लॉजिक पर आधारित होता है, कॉमन सेंस पर आधारित होता है। जैसे दो और दो चार ही होते हैं, इस प्रकार का जो स्टेटमेंट हो गया। अब यहां पर आप बात समझिए, पॉलिटिकल थ्योरी कोई भी होगा ना, उसमें आपको ये तीनों तरह के स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, तीनों तरह के स्टेटमेंट। इंपीरिकल स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, लॉजिकल स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, और इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट भी देखने को मिलेगा। तो जो इंपीरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट होता है ना, ये साइंटिफिक होता है नेचर में। साइंटिफिक इसीलिए क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं कि अभी भारत के चुनाव में क्या है, मैं इसकी बात करूं, इंपीरिकल स्टेटमेंट दूं कि मनी पावर का इस्तेमाल होता है, तो ये चीज देखकर वेरीफाई कर पाओगे ना कि ना ना ये ठीक बोल रहा है, होता है मनी पावर का इस्तेमाल। ठीक बात है। तो इंपीरिकल स्टेटमेंट और लॉजिकल स्टेटमेंट साइंटिफिक इन नेचर होते हैं। और साइंस होने का मतलब जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकें, जिसको हम लोग टेस्ट कर सकें। वहीं इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट जो है वैल्यू बेस्ड, मूल्यों पर आधारित होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन होता है कि क्या होना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है और ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ये सब अलग अलग चीजें हैं थोड़ा सा, लेकिन दोनों ही पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पता नहीं क्या क्या डिफरेंस निकालते हैं। ओपी गौबा जाकर पढ़िए, एंड्रो हेउड की बुक पढ़िए, आप जो क्लासी बुक्स हैं आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए दोनों। और बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स, साइंटिस्ट को भी देखिएगा। जॉर्ज कैटलिन क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वह पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो है वह बंटा हुआ होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में जो भी इंपीरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट्स आपको होंगे उसको पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। मतलब ऐसे आपके पॉलिटिकल मतलब ऐसे आपके इंपीरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट जो कि आपको किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना का कारण और उसका प्रभाव बता रहे हों, वो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा हो गया। बात समझिए। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? इंपीरिकल है, लॉजिकल है इन नेचर, तो उसको पॉलिटिकल साइंस बोलेंगे। और पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? तो पॉलिटिकल थ्योरी का वह हिस्सा जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच पे बात कर रहा है, जो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट पर बात कर रहा है कि क्या होना चाहिए, तो वो उसको हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। और आपको ऐसा कोई दुनिया में पॉलिटिकल थ्योरी नहीं देखने को मिलेगा जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस है, या कोई ऐसा पॉलिटिकल थ्योरी जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फिलॉसफी है।
सभी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वह पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी का समन्वय होता है। कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वह पूर्ण रूप से प्योरली पॉलिटिकल साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ इंपीरिकल स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते। कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते। ये तीनों तरह के स्टेटमेंट आपको हर एक पॉलिटिकल थ्योरी में देखने को मिलता है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम डिवाइड करें तो पॉलिटिकल थ्योरी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल थ्योरी के वह हिस्से जो कि इंपीरिकल स्टेटमेंट और लॉजिकल स्टेटमेंट्स, जो इंपीरिकल अप्रोच और रीजनिंग पर बेस्ड है, उसको पॉलिटिकल साइंस कह देते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी के वह हिस्से जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट पर बेस्ड है, उसको हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी कह देते हैं। ये चीज आपको समझ में आया? कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी पूर्ण रूप से पॉलिटिकल साइंस नहीं होती, कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी पूर्ण रूप से पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं होती, कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी दोनों का समन्वय होता है। अब इसको कैसे समझाइएगा सर? एग्जाम्पल देकर बता पाइएगा? बिल्कुल बताते हैं भाई। डॉक्टर के पास जाते हो भाई, तो डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर क्या है? पॉलिटिकल थ्योरिस्ट मान लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर इंपीरिकल अप्रोच लगाता है। इंपीरिकल अप्रोच, सबसे पहले डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, इंपीरिकल स्टेटमेंट क्या है, इसको देखने की कोशिश करेगा। आप बोलिएगा सर पैर में बहुत सारा दर्द होता है, सर में दर्द है मेरा, और भी आप अपना समस्या बताइएगा कि सर मेरा हार्ट में बेचैनी बेचैनी लग रहा है, अगर कोई और आपका मैटर रहा होगा तो, है ना? तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले डॉक्टर तो फैक्ट पर फोकस करेगा। डॉक्टर ये देखेगा व्हाट इज, व्हाट इज क्या है, आपको क्या समस्या है। अब ऐसा कभी देखें कि डॉक्टर आपसे पूछ के अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम है भाई थोड़ा बताओ, आप बताए कि अच्छा हमको ये फला 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 टेंशन है, तीन चार हमको प्रॉब्लम है। तो आप एक बार उसको प्रॉब्लम बताए तो उसके बाद वो छोड़ के आपको भगा देते हैं, ठीक है चलो प्रॉब्लम हम तुम्हारा जान गए, अब जाओ तुम यहाँ से। आप बोलिएगा मतलब कैसा बेवकूफ डॉक्टर है, प्रॉब्लम पूछा सॉल्यूशन बताया ही नहीं। उसने ये पूछा कि क्या है, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि क्या होना चाहिए। क्या है? पैर में दर्द है, क्या है वह जान गया, पर क्या होना चाहिए? उसने डिस्क्राइब तो किया चीजों को, डिस्क्रिप्शन तो हुआ वहां, फैक्ट तो प्रस्तुत हुए, पर उसने वैल्यू तो बताया ही नहीं, मूल्यों को तो बताया ही नहीं कि होना क्या चाहिए। तो इसी प्रकार से जैसे कोई भी डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट का बात नहीं करता, वैल्यू का भी बात करता है। डॉक्टर पहले पूछेगा कि क्या है, आप बताइएगा ये प्रॉब्लम है, तो पहले डॉक्टर एनालाइज करेगा क्या है अभी, और उसके बाद डॉक्टर बताएगा क्या होना चाहिए। तो जो क्या है वाला पार्ट है वह है पॉलिटिकल साइंस, और क्या होना चाहिए वह पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो जिस तरह से पॉलिटिकल थ्योरिस्ट डॉक्टर को हम माने, और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो डॉक्टर था वो आपको पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी का समन्वय दिया, आपको सबसे पहले बताया, वहां लिखा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर आपका प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया कि ये दवाई खाओ, ऐसे होने से तुम ठीक हो जाओगे, क्या होना चाहिए भी उसने डिसाइड किया। इसी प्रकार अगर मैं एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हूं, अगर मैं भारत के राजनीति को या भारत के चुनावों को पढ़ रहा हूं, तो उसमें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि भारत के चुनाव में क्या है। ये भी तो अंतिम में बताना पड़ेगा हमें कि भारत के चुनाव में अगर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, समस्याएं हैं, मनी पावर का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या होना चाहिए ये भी तो मैं बताऊंगा। मैं इंपीरिकल स्टेटमेंट और जब जो लॉजिकल स्टेटमेंट है उसको बताकर अंतिम में उसका सॉल्यूशन भी तो बताऊंगा, वरना मेरा जो पेपर लिखा हुआ होगा, रिसर्च वर्क, उसको महत्व कौन देगा? तो इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी पूर्ण रूप से जो है ना, वह सिर्फ साइंस या फिलॉसफी नहीं होती, दोनों में समन्वय होता है। ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए समझ में आया पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में अंतर। पॉलिटिकल थ्योरी के वह पार्ट जो कि इंपीरिकल अप्रोच पर बेस्ड हो, फैक्ट पर बेस्ड हो, वह हो गया पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल थ्योरी के वह पार्ट जो कि इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव अप्रोच पर बेस्ड हो, क्या होना चाहिए की बात कर रहा हो, उसको पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। अब वैल्यू, और जैसा एंड्रो हैकर भी कह रहे हैं, वैल्यू माने नॉर्मेटिव अप्रोच माने क्या होना चाहिए, और फैक्ट माने क्या है, माने फिलॉसफी और ये साइंस।
दोनों इम्बिब्ड होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। समझ में आया बात? तो ऐसे पढ़ना है मेरे भाई। अब पॉलिटिकल थॉट क्या होता है? तो पॉलिटिकल थॉट बिल्कुल ही अलग चीज है। पॉलिटिकल जो थॉट है ना, किसी एक समय काल में एक पूरा का पूरा समूह, एक पूरा का पूरा होल कम्युनिटी का जो थॉट होता है ना, उसको पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। आपने सुना होगा एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मतलब प्राचीन भारत का राजनैतिक चिंतन। तो प्राचीन भारत में जो पूरा का पूरा प्राचीन भारत का जो होल कम्युनिटी था, जिस प्रकार से सोचता था, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? पॉलिटिकल थॉट। हम लोग किसी एक थिंकर के थॉट को पॉलिटिकल थॉट नहीं बोलते, हम लोग तो आम तौर पे गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलिटिकल थॉट क्या होता है? तो किसी एक समय काल पर पूरा का पूरा जो समाज का चिंतन होता है, पूरा का पूरा समाज का जो सोच होता है, विचार होता है, उसको ही पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है। समझ में आया बात को? वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक सिंगल इंडिविजुअल का भी रिजल्ट हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल थॉट एक सिंगल इंडिविजुअल से कभी कनेक्टेड नहीं होता। हम लोग प्लेटो का पॉलिटिकल थॉट कह देते हैं तो हम गलत स्टेटमेंट देते हैं। हमें प्लेटो का पॉलिटिकल फिलॉसफी बोलना चाहिए या पॉलिटिकल थ्योरी बोलना चाहिए, है ना? तो ये आमतौर पे, अब जैसे आप थोड़ा बहुत भी अगर एक आध परसेंट साइंस समझते होंगे, तो वेट जो हम लोग मापते हैं उसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है ना? ये बात पता, क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स होता है, उसका एसआई यूनिट है न्यूटन। लेकिन आम बोलचाल के भाषा में हम क्या कहते हैं? आम बोलचाल के भाषा में हम कह देते हैं कि हमारा वेट है इतना केजी। अरे केजी तो मास का एसआई यूनिट होता है, वेट का एसआई यूनिट थोड़ी ना होता है। तो आम बोलचाल के भाषा में हम लोग गलत चीजों का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से पॉलिटिकल थॉट क्या होता है? तो एक पूरा का पूरा जो समूह है, उसका एक टाइम में जो आपका थिंकिंग रहा हो, उसको पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं मिडिएबल पॉलिटिकल थॉट। तो अगर यूरोप का मिडिएबल पॉलिटिकल थॉट देखें, तो पूरा का पूरा समूह का एक कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा कि वो लोग भगवान पर ज्यादा विश्वास करता है, डिवाइन लॉज पे, डिवाइन राइट्स पे बिलीव करता है। इसी प्रकार से आप मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट देखिएगा, तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक कॉमन पॉइंट दिखेगा आपको, ब्रिटिश के खिलाफ सबके सब जो हैं वह आंदोलन कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार को भगाना सबका लक्ष्य है। फिर जितने भी कुरीतियां हैं, सती प्रथा और भी जितनी कुरीतियां हैं, सबको समाप्त करने का जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल थॉट किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है, पूरे समूह से संबंधित होता है। ये बात समझ में आया? अब उसके बाद है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है ना, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप प्रूव नहीं कर सकते कि सही है कि गलत है, इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आप रिलीजन से कंपेयर कर लीजिए। जिस तरह से रिलीजन विश्वास का विषय होता है, इसी प्रकार से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विश्वास का विषय होता है। और आइडियोलॉजी क्या? जिसमें अंतिम में इज्म लगा हुआ हो, इज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, फेमिनिज्म, रियलिज्म, ये सब जितने भी इज्म है ना, सबके सब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। एनार्किज्म, गांधीज्म। अगर कोई गांधीवादी है, देखिए, अगर आप मार्क्सवादी हैं, तो मार्क्सवादी लोग क्या करते हैं? समाज को अधिक महत्व देते हैं, समाज जो है उनके लिए सब कुछ होता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका आइडिया है मार्क्सिज्म, जो कि जस्टिफाई करना चाहेगा अपने क्लेम को, जस्टिफाई करना चाहेगा, बोलेगा कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, दूसरा वाला का भी उसी तरह लगता है कि वही सही है जो बोल रहे हैं। तो कुल मिला के आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में आपको ये समझना है कि अगर कोई आपका एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, अगर कोई एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, अभी जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई कंट्री मार्क्सवादी है, मार्क्सिस्ट है कोई कंट्री, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, तो मार्क्सिज्म का जो फिलॉसफी यहाँ पे होगा, सॉरी फिलॉसफी कह रहे हैं, आइडियोलॉजी, जो मार्क्सिस्ट का जो आइडियोलॉजी होगा, ये जो है इसको जस्टिफाई करने का कोशिश करेगा। और इसके काउंटर में जितने भी आइडियोलॉजी होंगे, जैसे में लिबरलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, एनार्किज्म हो गया, ये सब जो है इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, यह एक आपका सिस्टम होता है कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया का, जिस जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक चीज को सही ठहराने के लिए या किसी एक चीज को गलत बताने के लिए। लेकिन
इसका कोई वेरीफाइड जस्टिफिकेशन नहीं होता। आइडियोलॉजी विश्वास का विषय है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा आपको चीजें और क्लियर होंगी। तो कुल मिलाकर आइडियोलॉजी रिलीजन से कंपेयर कीजिए। अब जैसे हम हिंदू हैं, ऐसा क्यों भाई? विश्वास का विषय, हम हिंदू हैं, हम बस बचपन से हिंदू हैं। 100 तर्क हम दे सकते हैं कि हिंदू बेहतर है, या और भी धर्म वाले अपने अपने तर्क देंगे, लेकिन अंतिम में तो बात यही है कि हम हिंदू इसीलिए हैं क्योंकि मेरा विश्वास है हिंदुइज्म पर। यही बात है ना, तो बस यही बात है इसमें, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा आप सबको। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा, हाथ जोड़कर विनती है। और बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स फ्यूचर में आप सबके लिए लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।